हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की जनजातियां, और उत्तराखंड की जनजातियों का आज हमारा ये अंतिम चैप्टर है। देखिए, हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों से, जिसमें हमने पढ़ा कोल, किरात और खसों के बारे में। उसके बाद हमने शुरुआत करी उत्तराखंड की जनजातियां, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा थारू जनजाति के बारे में, उसके बाद जौनसारी, फिर बोक्सा, उसके बाद राजी। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोटिया जनजाति के बारे में। और इसी के साथ आपका जो उत्तराखंड की जनजातियों वाला हमारे टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भोटिया जनजाति में इनके निवास स्थान की। जैसे कि कोई भी जनजाति हमने पढ़ी तो सबसे पहले हमने पढ़ा उसके निवास स्थान के बारे में कि जो वो जनजाति है वर्तमान में वो निवास कहाँ कर रही है। देखिए, भोटिया दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। देखिए, अगर हम लोग बात करें भोटिया जनजाति की तो ये निवास करती है महा हिमालयी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य आदमी बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। तो उन्हीं क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है। देखिए, भोटिया राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी जिलों के उत्तरी भागों में वृहद हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित लगभग 291 गांवों में निवास करते हैं। देखिए, मैप के माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि भोटियाओं का निवास स्थान देखिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है। पिथौरागढ़ में आता है। पिथौरागढ़ के बाद देखिए कहाँ पर आता है, पिथौरागढ़ आ गया। चमोली, चमोली हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चमोली देखिए, चमोली का भाग ये हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा आता है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उत्तरी भागों में, मतलब कि जो पिथौरागढ़ हो गया और चमोली और जो उत्तरकाशी है इसका उत्तरी भाग कौन सा है, उत्तरी भाग ये हो गया। मतलब कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं, बिल्कुल हिमालयी क्षेत्र हैं, ये वाला पूरा हमारा उत्तराखंड का जो ये पूरा क्षेत्र है पूरा महा हिमालयी क्षेत्र है। बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तो इन्हीं क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है। तो महा हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली ये जनजाति है। एग्जाम में प्रश्न बन भी सकता है कि महा हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया जनजाति। तो उसके बाद देखिए, उत्तरकाशी में अंगर, जादूंग, नेलंग और चमोली में माणा, मलारी, नीति, टोला, मरतोली तथा पिथौरागढ़ में डुंग, मिलम, तेड़ांग, जोलिंग, कोंग व कुटी आदि भूटांतिकों के अंतिम ग्राम हैं। देखिए, यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनेगा, अंगर, जादुंग, नेलंग कहाँ है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाएंगे, अंगर, जादुंग, नेलंग कहाँ है, माणा कहाँ है, मलारी कहाँ है, नीति कहाँ है, टोला मरतोली कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार से डुंग कहाँ है, मिलम कहाँ है, तेड़ांग कहाँ है, जोलिंग कहाँ है, कोंग और कुटी कहाँ है। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, ये कहाँ है। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। फिर देखिए, ऐसे प्रश्न बनेगा कि भूटांतिक अंगर अंगर गांव में निवास करते हैं। भूटांतिक अंगर गांव में निवास करते हैं, यह गांव कहाँ है। भूटांतिक जादुंग गांव में निवास करते हैं, यह जादुंग गांव कहाँ है। भूटांतिक मिलम गांव में निवास करते हैं, मिलम गांव कहाँ है। तो ऐसे करके आपको इनके क्षेत्र याद रखना है कि जो अंगर, जादुंग और नेलंग है उत्तरकाशी में है। और देखिए, चमोली में माणा, मलारी, नीति, टोला, मरतोली चमोली में है। और देखिए, डुंग, मिलम, तेड़ांग, जोलिंग, कोंग और कुटी ये सब कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो आपको इनके गांव के नाम याद रखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। और देखिए, भोटिया जनजाति से संबंधित अगर मैं कहता हूं, अगर 10 एग्जाम होते हैं तो 10 एग्जाम में से कम 7 एग्जाम में भोटिया जनजाति से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने 4 जनजातियां रखी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सी जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया जनजाति। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, भोटियाओं की कुछ उपजातियां हैं, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। देखिए, जैसे मारछा और तोलछा। मारछा और तोलछा जो भोटियाओं की जो उपजातियां हैं कहाँ रहती हैं, चमोली में। उसी प्रकार से जोहारी और सौका कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में। उसी प्रकार से जाड़ भोटिया कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार बन भी चुके हैं कि मारछा और तोलछा कहाँ रहते हैं, चमोली में। जोहारी व सौका कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में। जाड़ कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न बन भी चुका है। तो आपको याद रखना है, मारछा तोलछा रहेंगे चमोली में, और जोहारी व सौका रहेंगे पिथौरागढ़ में, और जाड़ रहेंगे उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में नेलंग तथा जाड़ंग गांव में जाड़ भूटांतिक परिवार रहते हैं। जो उत्तरकाशी की जो भागीरथी घाटी है, यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि भागीरथी घाटी से संबंधित कि भागीरथी घाटी में जो भूटांतिक परिवार हैं वो कहाँ रहते हैं। तो नेलंग
और जारंग गांव में ये लोग रहते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, ऐसे एग्जाम में आपको फंसाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि उत्तरकाशी की जो भागीरथी घाटी है उसमें नेलंग और जाडंग जो गांव हैं उनमें जाड़ भूटांत्रिक परिवार रहते हैं। देखिए, नेलंग और जो जाडंग गांव हैं भागीरथी घाटी में, इसमें जाड़ भूटांत्रिक परिवार रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। फिर देखिए, विष्णु गंगा घाटी में भूटांत्रिकों के 3 गांव माणा, वनाकुली और औंध, ये कहाँ है? विष्णु गंगा घाटी में भूटांत्रिकों के 3 गांव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? माणा, वनाकुली और औंध। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब कुछ रखा हुआ है। महत्वपूर्ण गांव रखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि वैसे तो 291 गांव हैं, 291 गांव तो आपको याद हो नहीं सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हैं, जो चर्चित गांव हैं, तो उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। देखिए, माणा, वनाकुली, औंध, नेलंग, जाड़ंग, ये नाम आपको याद रखना है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, भोटिया जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। इसकी उपजातियां जो हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आपको याद रखना है। 10 प्रकार की हमको इनकी उपजातियां देखने को मिलती हैं किताबों में। देखिए कौन कौन सी हैं? मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा। छापड़ा कोई बखरिया भी कहते हैं। मुझे इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है वर्तमान में, अगर मैं बात करता हूँ आगामी आने वाले एग्जामों के लिए, तो जेठरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। जेठरा की आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये 10 इनकी उपजातियां हैं। छापड़ा और बखरिया में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपको एक ही में याद करना पड़ेगा। छापड़ा को ही बखरिया कहते हैं, बकरिया। तो ये 10 प्रकार की इनकी उपजातियां हैं, तो ये उपजातियां आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है। उसके बाद इनकी भाषा की हम लोग बात करते हैं। भोटिया हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 6 बोलियां आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भोटिया हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित कितनी बोलियां बोलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 बोलियां बोलते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए, इनकी शारीरिक संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। शारीरिक संरचना इनकी कैसी होती है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, तिब्बती व मंगोलियन जाति का इनमें मिश्रण हमको देखने को मिलता है। किसमें? भोटिया जनजाति में तिब्बती व मंगोलियन जाति का मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, जो तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, उसी के आसपास ये लोग रहते हैं। फिर देखिए, इस पर इनकी कुछ शारीरिक संरचना हम लोग देख लेते हैं। कद छोटा होता है, सिर बड़ा होता है, चेहरा गोल होता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है, और वर्ण जो होता है इनका पीत होता है। शरीर पर बालों की कमी होती है और बालों का रंग कुछ भूरा सा होता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ शारीरिक संरचना हमको देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, भोटिया स्वयं को कहते हैं खस राजपूत। यहाँ से देखिए, जो भी जनजाति हमने पढ़ी, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया कि जैसे बोक्सा जनजाति स्वयं को क्या कहती है, जौनसारी स्वयं को क्या कहती है, राजी स्वयं को क्या कहती है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो भोटिया जो जनजाति है वह स्वयं को कहते हैं खस राजपूत। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, किरात वंशीय भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। दोस्तों, ये अर्ध घुमंतु जनजाति शब्द आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सी जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, बताइए इनमें से कौन सी जनजाति अर्ध घुमंतु जनजाति है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। तो देखिए, किरात वंशीय भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। उसके बाद देखिए, कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भोट नाम से भी इनको जाना जाता है। तो भोटा और भोट नाम से भी भोटिया को ही जाना जाता है। मतलब कुछ क्षेत्र, जैसे लद्दाख का क्षेत्र है तो वहाँ इनको जाना जाता है भोटा नाम से, और जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर वाला क्षेत्र है वहाँ इनको भोट नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, आवास की हम लोग बात करते हैं। ये अपने आवास को क्या कहते हैं? ये अपने आवास को कहते हैं मैथ। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये आ भी चुका है। वैसे मैथ शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें उत्तराखंडी भाषा में, मैथ शब्द मायके के लिए प्रयोग में किया जाता है। पहाड़ी भाषा में मैथ का मतलब मायका होता है, लेकिन जो भोटिया जो इनका समाज है, उसमें जो भोटियाओं का समाज में जो इनका आवास होता है उसको ये लोग मैथ कहते हैं। और जो शीतकालीन इनका आवास होता है वो गुंडा या मुनसा कहलाता है। देखिए, गुंडा या मुनसा इनका शीतकालीन आवास रहेगा और जो सामान्य इनका आवास रहेगा वो मैथ रहेगा। अगर देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है कि
भोटियाओं के आवास को क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट आप लोग कहेंगे मैथ। भोटियाओं के शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? गुंडा या मुंसा। अब आवास बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग अधिकतर करते हैं। लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका भी एक कारण है। जैसे कि ये रहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में, तो बर्फीले क्षेत्रों में अगर ये लोग सीमेंट का, पत्थरों का प्रयोग करेंगे तो ठंड काफ़ी उससे बढ़ जाएगी। तो लकड़ी का जो प्रयोग करते हैं तो जो ठंड होती है ना जो अंदर, तो ठंड थोड़ी उसकी जो जो जितनी ठंड हम लोग कह सकते हैं पत्थर में लगती है, या फिर जैसे प्लास्टर होगा, पत्थर लगेंगे, लेंटर वाला छत होगी तो उसमें ज़्यादा ठंड लगती है। लकड़ी वाले घरों में ठंड कम लगती है। तो इस प्रकार से जो ये घरों अपने जो आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें ये लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक, पढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए इनके परिधान की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से भी 200 एग्जाम प्रश्न बनते हैं। पुरुष परिधान की हम लोग बात करते हैं। परिधान यानी कि वस्त्र। रंगा, रंगा क्या होता है? घुटनों तक का कोट। देखिए अब काफ़ी ठंड पड़ती है पर्वतीय क्षेत्रों पे। अगर आप लोग नॉर्मली पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मात्रा में ठंड लगती है। और ये तो सोचिए वृद्ध हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, महा हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ साल भर बर्फ रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। तो घुटनों तक का एक कोट होता है, एक गर्म कपड़ा, गर्म कोट होता है ये घुटनों तक का। तो इससे काफ़ी इनको सहायता मिलती है ठंड से बचने के लिए। तो रंगा होता है घुटनों तक का कोट। और गैजू या खगचसी, गैजू या खगचसी क्या होता है? ऊनी पजामा होता है। देखिए इनकी भाषा में इनको कहते हैं गैजू या खगचसी। अगर हम लोग सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं ऊनी पजामा, लेकिन जो भोटिया होते हैं वो अपनी भाषा में कहते हैं गैजू या खगचसी। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, भोटिया समाज में गैजू या खगचसी क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊनी पजामा है। भोटिया समाज में रंगा क्या है, या भोटिया जनजाति में रंगा क्या है? घुटनों तक का कोट है या वस्त्र है? इनका एक ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि भोटिया जनजाति में रंगा किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। वस्त्र को कहते हैं, इनके आभूषण को कहते हैं, इनके किसी भोज्य पदार्थ को कहते हैं। ऐसे करके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रंगा हो, गैजू या खगचसी हो, इनके परिधान है। उसके बाद देखिए चुंगठी या चुकल। चुंगठी या चुकल क्या है? टोपी। मतलब ये हम लोग अपनी अपनी भाषा में हम लोग टोपी बोलते हैं, लेकिन जो भोटिया जनजाति है वो अपनी भाषा में टोपी को क्या कहती है? चुंगठी या चुकल। उसी प्रकार से आता है ऊनी जूता। ऊनी जूता हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में जूता, और ये लोग कहते हैं बांखे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त ये प्रश्न है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इन्हें। रंगा, गेंजू या खगचसी, चुंगठी या चुकल और बांखे। और ये भी याद रखें बांखे बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। ऊनी जूता को ये लोग बांखे कहते हैं। उसके बाद देखिए महिला परिधान की हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं के जो वस्त्र हैं कौन कौन से हैं। च्यूमाला। च्यूमाला क्या है? पूरी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र। मतलब पूरा ये पूरी बाह का एक मैक्सिनुमा वस्त्र होता है, ताकि इससे देखिए वहाँ पर मैंने बताया ना आपको काफ़ी ठंड है वहाँ हिमालय क्षेत्र में, तो पूरा बदन जिससे ढक जाए, पूरा शरीर जिस चीज़ से ढक जाए, वैसे ही ये लोग वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखिए च्यूकला। च्यूकला क्या है? क्या है? टोपीनुमा एक वस्त्र है। च्यू क्या है? आधी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र है। ज्यूख क्या है? कमर में बांधने वाला वस्त्र है। चुपती क्या है? चुपती या ब्यूज क्या है? ये भी इनके वस्त्र ही हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर से जितने भी शब्दों में देखिए चू चू ऐसे करके शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो यहाँ पर से आपको याद करने में आसानी होगी। च्यूमाला हो, च्यू हो, चूख्या हो, चूकला हो, तो इन शब्दों को आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये इनकी कुछ परिधान है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इन कुछ आभूषण हम लोग देख लेते हैं। लक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि भोटिया जनजाति में लक्षेप किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनेगा, भोटिया जनजाति में लक्षेप किसे कहते हैं। या तो ऑप्शन में होगा आभूषण या ऑप्शन में होगा अंगूठी। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो लक्षेप किसे कहते हैं? अंगूठी को। बीरा वाली या छाकरी वाली क्या है? ये भी एक आभूषण है। कौन सा आभूषण है? सिर में पहनने वाला एक आभूषण है। बलडंग क्या है? आ भी चुका है एग्जाम में, ये कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में आया था ये प्रश्न। बलडंग, तो बलडंग क्या है? चांदी के सिक्कों की एक माला होती है, जिसको कि भोटिया जो जनजाति है उसमें ये लोग बलडंग उसे कहते हैं। खोंगली। खोंगली क्या है? हंसुली। हंसुली क्या होती है? गले में पहनने वाला एक ही आभूषण होता है, मोटा सा चांदी का ऐसे करके कुछ होता है, मोटा सा एकदम चांदी का होता है, उसे ही हंसुली बोलते हैं। हम ये तो भोटिया समाज के अलावा अन्य समाज में जो पर्वतीय क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं वही पहनती हैं, लेकिन भोटिया समाज में काफ़ी प्रचलित है। तो खोंगली आपको याद रखना है। बेसर क्या होता है? ये भी एक इनका आभूषण है। मूंगे की माला भी इनकी आभूषण है। मनसाली बहुत महत्वपूर्ण है। मनसाली क्या है? लाल मनके की एक माला होती है जिसे ये लोग मनसाली कहते हैं। और देखिए पतीली वाली क्या है? पतीली वाली भी सिर के आभूषण है। तो ये आपको याद रखना है इनकी जो आभूषण हैं, जैसे कि लक्षेप, बीरा वाली या छाकरी वाली, बलडंग। बलडंग तो आ भी चुका है एग्जाम में। खोंगली, बेसर, मूंगे की माला, मनसाली बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी भी आ जाएगा कि भोटिया जनजाति में मनसाली क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लाल मनके की माला या फिर ये आभूषण है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है।
फिर देखिए साली पुली क्या है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। साली पुली क्या है, भोटिया भाषा में, भोटिया समाज में या भोटिया भाषा में आभूषण को क्या कहते हैं, साली पुली। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, ये प्रश्न आ भी चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो साली पुली किसे कहेंगे, आभूषण को। कहीं पता लगा आपने पढ़ा नहीं है और देख लिया साली, आगे बिल्कुल साली देख लिया तो आपको लगेगा कि भैया ये जो जीजा की साली है, ऐसा नहीं चलेगा। साली पुली क्या है, आभूषण। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इनके भोजन की हम लोग बात करते हैं। चावल में मंडुआ का भात जिसे छाकू कहते हैं। देखिए छाकू, यहाँ पर से ये शब्द आपको याद रखना है, छाकू आपको याद रखना है। छाकू आप याद रखिए, छाकू क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा, छाकू क्या है, या भोटिया जनजाति में छाकू क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इनका एक व्यंजन है या इनका भोजन है जो कि चावल में मंडुआ का भात जिसे छाकू कहते हैं। चावल व मंडुआ का भात जिसे छाकू कहते हैं। सामान्य रोटी को ये लोग कुतो कहते हैं। कुतो क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगी सामान्य रोटी। और पुली क्या होती है, एक बड़ी प्रकार की रोटी होती है। तो इस प्रकार से ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वर्तमान में कि कुतो क्या है, पुली क्या है, छाकू क्या है। तो इनके क्या है, सामान्य रोटी को क्या कहते हैं, कुतो, बड़ी रोटी को क्या कहते हैं, पुली, मंडुए का भात, जो चावल और मंडुए का भात होता है उसे छाकू कहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए दाल सब्जी को ये लोग क्या कहते हैं, छामा। दाल सब्जी को ये लोग क्या कहेंगे, छामा। ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा कि भोटिया जनजाति में छामा क्या है, पुली क्या है, कुतो क्या है, तो ये क्या है, भोज्य पदार्थ है ना, तो ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा। चलिए ठीक है। मांस इनका मुख्य भोजन है। देखिए बिना मांस के तो भोटिया रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्वतीय इलाका है और इनको मांस की, मदिरा की काफ़ी इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी चीज़ से इनको शरीर में गर्माहट मिलती है। तो इस चीज़ का ये लोग काफ़ी प्रयोग करते हैं मांस को। तो ये लोग देखिए मांस को ये शीतकाल के लिए सुखा कर भी रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ज्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्या क्या है, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, गर्म पानी और पेड़ की छाल को मथ कर तैयार किया गया पेय पदार्थ है। और अगर मैं बात करूं भोटिया जनजाति की, भोटिया जनजाति का जो सबसे प्रसिद्ध जो पेय पदार्थ है वो ज्या ही है। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है भोटिया जनजाति का प्रमुख पदार्थ, पेय पदार्थ कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्या इनका प्रमुख पदार्थ है। जो प्रमुख इनके उत्सव होते हैं या फिर इनका कोई महोत्सव होता है या फिर कोई पवित्र इनका काम होता है, तो ये लोग इसी पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि भोटिया जनजाति में कौन सा पेय पदार्थ पेड़ की छाल को, पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है, दूध या मक्खन से तैयार किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्या को दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, गर्म पानी, पेड़ की छाल को मथ कर इसे तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए चकती या छंग। चकती या छंग ये लोग कहते हैं शराब को या मदिरे को, ये लोग चकती या छंग कहते हैं। एक प्रश्न दोस्तों बन भी चुका है कि भोटिया जनजाति में चकती या छंग किसे कहते हैं, शराब को। उसके बाद देखिए इनका एक पेय पदार्थ और है, जान। जान पेय पदार्थ किसका है, भोटिया का है। एक है द्वेग, द्वेग भी इनका पेय पदार्थ है। सिल्दू पेय पदार्थ, सिल्दू पेय पदार्थ किसका है, भोटिया का। तो इस प्रकार से इनके कुछ पेय पदार्थ हैं, जैसे कि चकती या छंग, ज्या, जान, सिल्दू और द्वेग। तो इनके ये सब क्या हैं, पेय पदार्थ हैं। आपको ये सब याद रखने हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए इनकी सामाजिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में देखिए पितृसत्तात्मक परिवार इनमें पाया जाता है और पितृसत्तात्मक एवं पितृ स्थानीय प्रकार की व्यवस्था जिसे मवासा कहा जाता है। देखिए ऐसे शब्दों को आपको नोटिस करना है। वहां पर आपसे पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय नहीं रखेगा एग्जाम में, आपके सामने ऑप्शन में रखेगा मवासा। मवासा क्या है, मवासा क्या है, आप लोग क्या कहेंगे, मवासा क्या है, इनकी एक सामाजिक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार की व्यवस्था है जिसको कि मवासा ये लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पर से ऐसे शब्दों को आपको कैच करना है, मवासा या फिर मवासा जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, किस जनजाति में पाई जाती है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। मवासा सामाजिक व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया समाज में मवासा जो व्यवस्था है वो पाई जाती है। फिर देखिए इनके इनमें संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। मतलब जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है, जब पिता जीवित रहेगा उसी समय ये लोग इसमें बंटवारा कर देते हैं। फिर देखिए स्त्रियों को पुरुषों के समान इसमें अधिकार प्राप्त हैं। जैसे हम लोग थारू जनजाति पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से देखिए भोटिया समाज में भी स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए एक इनमें आता है युवा गृह, जिनको रंग बंग भी कहते हैं। देखिए कहीं कहीं ये ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, रंग ऐसे करके, ये ऐसे भी यहाँ पर रंग की जगह किसी किसी किताब में या पेपर में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो रंग या रंग हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर से रंग कहने में ऐसे करके थोड़ा सा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो मैंने यहाँ पर रंग लिखा हुआ है, क्योंकि कई किताबों में रंग लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो देखिए युवा ग्रह और रंग भंग का हमको यहाँ पर प्रचलन देखने को मिलता है। अब देखिए युवा ग्रह क्या होते हैं,
कि ऐसे होते हैं जैसे कि किसी महीने के किसी दिन में ऐसे एक आयोजन किया जाता है गांव के किसी ऐसे क्षेत्र पर या गांव के बाहर, जहां पर जो युवा लोग होते हैं वो लोग जाते हैं, युवक और युवतियां जाती हैं, और जो वहां पर लोग होते हैं आपस में बातें करते हैं। और ये बातों में जैसे कि किसी को कोई पसंद आ गया, जो वहाँ पर लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो इस प्रकार से ये जो जो यहाँ पर युवा गृह में काफ़ी मतलब ऐसे चलता है इनके में, तो शादी में भी जो बातें बदल जाती हैं तो उनको ही ये लोग युवा गृह बोलते हैं। और देखिए कहीं कहीं युवा गृह के लिए चौपाल चौपाल व्यवस्था शब्द का ही प्रयोग किया गया है। या एग्जाम अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है कि चौपाल व्यवस्था किस में देखने को मिलती है, तो ये भी भोटिया समाज में ही देखने को मिलती है। तो चौपाल व्यवस्था हो या युवा गृह हो या रंगभंग हो, ये एक ही व्यवस्था एक ही है, लेकिन नाम तीन है। बात मतलब व्यवस्था एक ही है लेकिन नाम तीन है। तो युवा गृह, रंगभंग या फिर चौपाल व्यवस्था किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी किसमें? भोटिया समाज में। चलिए ठीक है। फिर देखिए जो रंगभंग प्रथा है ना, जो मैं आपको युवा गृह प्रथा बता रहा हूँ, ये अधिकतर अगर हम बात करते हैं किस जो भोटियाओं के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दारमा व व्यास वाले क्षेत्र पर। दारमा व व्यास वाले क्षेत्र पर ये हमको अधिकांश देखने को मिलती है। चलिए ठीक है। फिर देखिए ये बात होगी युवा गृह की। इनकी विवाह प्रथा की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए भोटिया समाज में विवाह, देखिए इनमें विवाह को दामी कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनेगा कि भोटिया समाज में दामी किसे कहा जाता है, तो विवाह को ये लोग दामी कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए भोटिया समाज में विवाह की दो प्रथाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? तटस्थ व दमोला। मुख्यतः अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको दो प्रथाएं इनमें देखने को मिलती हैं, तत्सत व दमोला। और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि तत्सत व दमोला नामक प्रथाएं या विवाह प्रथाएं किस जनजाति में देखने को मिलती हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति में हमको तत्सत व दमोला प्रथाएं देखने को मिलती हैं। अगर ऐसे प्रश्न बन जाए भोटिया समाज में तत्सत व दमोला क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे कि विवाह की प्रथा है, कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, ऐसे करके प्रश्न बन जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये विवाह की प्रथाएं हैं। इसके अलावा देखिए अंचल व सरोल विवाह भी हमको भोटिया समाज में देखने को मिलते हैं। फिर देखिए जो अंचल व सरोल विवाह है, ये वाले अंचल व सरोल विवाह ये हमको कहाँ? जोहारी समाज में देखने को मिलते हैं। जो भोटियाओं का जो जोहारी समाज है वहाँ हमको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए सगाई की रस्म। सगाई की रस्म को ये लोग कहते हैं थौची। ऐसे प्रश्न काफी बनते हैं कि भोटिया समाज में थौची क्या है, तो क्या है? ये सगाई की रस्म है। या किस जनजाति में थौची नामक रस्म पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भोटिया जनजाति में। दमोला विवाह प्रथा भी पाई जाती है। देखिए तत्सत व दमोला तो मैंने लिखा, ये दोबारा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर देखिए भावर देवज विवाह और गंधर्व विवाह और पुनर्विवाह भी हमको इनमें देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण गंधर्व विवाह। अभी तक हमने कितनी जनजातियां पढ़ी, लेकिन कहीं गंधर्व विवाह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहली बार देखिए भोटिया जनजाति में हम लोग देख रहे हैं गंधर्व विवाह का भी यहाँ पर कुछ प्रचलन हमको देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान में नहीं है, लेकिन इनमें इनकी जो सभ्यता, इनका जो समाज था उसमें ये विवाह प्रचलित में था। तो भावर देवज विवाह और गंधर्व विवाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनर्विवाह तो हमको हर समाज में देखने को मिलता है, लेकिन भावर देवज विवाह, गंधर्व विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। तो भावर देवज विवाह और गंधर्व विवाह हमको भोटिया समाज में देखने को मिलता है। इनमें हमको बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं भोटिया समाज में, तो इनमें बाल विवाह नहीं किया जाता है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए भोटिया अपने संबंधियों को क्या कहते हैं, तो देखिए भोटिया अपने संबंधियों को कहते हैं स्वारा। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ भी चुका है कि अपने संबंधियों को स्वारा कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं भोटिया। विवाह के अवसर पर भोटिया पौड़ा नृत्य करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौड़ा नृत्य, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। उसके बाद देखिए पौड़ा क्या है, पौड़ा नृत्य क्या है? पौड़ा नृत्य एक प्रकार का युद्ध नृत्य है जो एक हाथ में रुमाल लेके किया जाता है। अब देखिए किया तो जा रहा है विवाह के अवसर पर, लेकिन ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कि जो पौड़ा नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए जो पौड़ा नृत्य है वो युद्ध नृत्य है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए भोटिया समाज में वधु शुल्क प्रथा का भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई थी इनके कुछ विवाह की बातें। अब हम लोग इनके धर्म की बातें कर लेते हैं। देखिए इनका जो धर्म है वो है हिंदू धर्म, लेकिन कुछ बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। जैसे कि भोटियाओं की कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि जाड़ उपजाति है, जो जाड़ उपजाति है भोटियाओं में, वो बौद्ध धर्म को मानती है। तो इस प्रकार से जो भोटिया जनजाति है वो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को ही मानती है। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि बताइए इनमें से कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म को ही मानती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। मानने का एक कारण भी है ना, देखिए रह कहाँ पर रहे ये लोग।
बिल्कुल देखिए, तिब्बत वाले बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। इस वाले क्षेत्र पर रह रहे हैं, ये तिब्बत का क्षेत्र है और ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र है। तो कुछ प्रभाव तो दूसरे देश का भी देखने को मिलेगा क्योंकि बॉर्डर पर ये लोग रह रहे हैं। तो कुछ इसमें इन लोगों में हमको बौद्ध धर्म भी देखने को मिलता है। इनके देवी देवता हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भूमियाल, ग्वाला, बैगरैकचिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत। देखिए यहाँ पर पर्वतों की बात आ रही है, हाथी पर्वत हो, द्रोणागिरी हो, कैलाश पर्वत हो। तो देखिए कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत को कौन सी जनजाति अपना देवी देवता मानती है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया जनजाति। तो ये ऐसे प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। अब देखिए बैगरैकचिम, ऐसे नाम देखिए अगर आपके सामने एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं से लेकर कहीं तक देवता का नाम लग रहा है, नॉर्मली भाषा में नहीं लगता है ना, लेकिन ये देवी देवता हैं। इनके बैग रैग चिम जो है इनके देवी देवता हैं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इनको आपको खासकर याद रखना है। तो भूमियाल, ग्वाला, बैग रैग चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, ये सभी भोटिया जनजाति के देवी देवता हैं। फिर देखिए घंटाकर्ण, घंटाकर्ण को देखिए लोग घड़ियाल ही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से लिख दिया है। घंटाकर्ण देवता को ही ये घड़ियाल बोलते हैं। तो देखिए जो घंटाकर्ण है, सिद्धवा, बिहवा, साईं देवता इनके और देवी देवता हैं। ये पशुओं के रक्षक देवता हैं। देखिए यहाँ से ऐसे दोस्तों यहाँ प्रश्न बनेगा, जैसे साईं देवता है इनके, साईं देवता खोए पशुओं का पता लगाने के लिए साईं देवता की लोग पूजा करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। साईं देवता की पूजा भोटिया लोग क्यों करते हैं, ऐसे प्रश्न बनेगा, तो खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भोटिया जनजाति में घंटाकर्ण किस प्रकार के देवता हैं, किस प्रकार के देवी देवता हैं, तो पशुओं के रक्षक देवी देवता हैं। और देखिए सिंधुआ, बेहवा, साईं देवता कैसे देवता हैं, पशुओं के रक्षक देवता हैं। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। या डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा घंटाकर्ण, सिंधुआ, बेहवा, साईं देवता किनके देवी देवता हैं, ये भोटियाओं के देवी देवता हैं। और घंटाकर्ण को ही घड़ियाल भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए भोटिया विपत्ति में तिब्बती देवी देवताओं फैला व धुर्मा की भी पूजा करते हैं। देखिए ये आपको हर किताब में देखने को नहीं मिलेगा। फैला व धुर्मा देवी देवता की पूजा कौन करते हैं, ये तिब्बती देवी देवता हैं। तो ये तिब्बती देवी देवता हैं फैला व धुर्मा, तो इनकी पूजा कौन करते हैं, भोटिया जनजाति। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि तिब्बती देवी देवता फैला व धुर्मा की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया जनजाति। फिर देखिए इनके देवता होते हैं घूमर, घूमर जो है वर्षा के देवता हैं इनके, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक आते हैं घबला, घबला कहीं कहीं पर गबला, घबला अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संपत्ति व व्यापार से संबंधित देवता हैं घबला, इनके एक देवता हैं। तो देखिए ये ऐसे एग्जाम में प्रश्न काफी बनते हैं, जो नाम आपने सुने भी नहीं होते हैं, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो घबला संपत्ति और व्यापार से संबंधित इनके देवता हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इनका एक गवन संस्कार होता है, मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि गवन संस्कार किस जनजाति में होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया जनजाति में। उसके बाद देखिए कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव किन में मनाया जाता है, भोटिया जनजाति में, और ये प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है कि भोटियाओं का कौन सा उत्सव 12वें वर्ष मनाया जाता है, कंडाली उत्सव। या कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये मनाती है भोटिया जनजाति। कंडाली उत्सव को ही ये लोग किरजी महोत्सव कहते हैं, आगे आपको लिखवा दूंगा। चलिए ठीक। फिर देखिए व्यापार की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर रहेगा आज का क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे हमको फैक्ट देखने को मिलते हैं। व्यापार, ये लोग व्यापार कैसे करते हैं, तो इनमें देखिए विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली का ये लोग प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर से एक आदमी धनिया लेके आया, एक आदमी नमक लेके आया और वस्तुओं का यहाँ से आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का ये लोग प्रयोग करते हैं व्यापार करने के लिए। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि भोटिया जनजाति अपना व्यापार करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करती है, तो विनिमय कहेंगे या वस्तु विनिमय प्रणाली का ये प्रयोग करते हैं। फिर देखिए तिब्बत के हुडिया व्यापारी से भूटांतिकों का व्यापार आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इस व्यापार से संबंधित अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। देखिए अगर मैं बात करूं भोटिया जनजाति की, तो अगर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात इनको याद रखने के लिए क्या है, तो इनका व्यापार, भोटिया जनजाति का व्यापार, क्योंकि व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और व्यापार के लिए ही ये काफ़ी जाने जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। पहले के समय में 1962 से पहले ये लोग जो व्यापार करते थे दुर्गम क्षेत्रों में, तिब्बत से लोग व्यापार किया करते थे, तो व्यापार के लिए खासकर इनको जाना जाता है। तो देखिए तिब्बत के जो हुडिया व्यापारी होते हैं उनका भूटांतिकों से काफ़ी अधिक मात्रा में उस समय व्यापार होता था और उसमें कुछ प्रथाएं भी प्रचलित थी। उन्हीं प्रथाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। ऐसे प्रश्न बन जाता दोस्तों कि तिब्बत के हुडिया व्यापारियों से
इनमें से कौन सी जनजाति अपना व्यापार करती थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए इनमें जो कुछ इनकी जो इनका व्यापार होता था पहले तिब्बत के हुडिया व्यापारियों से, कुछ इसमें इनकी पद्धतियाँ थी, कुछ इनकी प्रथाएं थी, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हमको याद करनी है। देखिए पहली आती गमग्याप पद्धति। गमग्याप पद्धति क्या थी? यह व्यापार की एक पद्धति थी। सबसे पहले तो एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न बन जाता है कि भोटिया जनजाति में गमग्याप पद्धति क्या थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापार से संबंधित एक पद्धति थी। थोड़ा अगर डीप पूछ ले तो यह एक व्यापार का शर्तनामा होता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इसके तहत क्या होता था? गमग्या पद्धति के तहत होता क्या था? इसके तहत एक पत्थर के दो टुकड़े कर एक भूटांतिक व्यापारी के पास तथा दूसरा तिब्बती मित्र के पास रखा जाता था। मित्र क्या है ये भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा? एक पत्थर होगा, एक पत्थर होगा, उस पत्थर के दो टुकड़े किए जाएंगे और दो टुकड़े करने के बाद एक तिब्बती व्यापारी के तिब्बती का जो हाँ मित्र होगा उसके पास, और एक टुकड़ा जो भूटांतिक व्यापारी होगा उसके पास रखा जाएगा। हर भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मित्र होता था। अब मित्र क्या होता है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए मित्र क्या होता है? व्यापार का साझेदार या मध्यस्थ। व्यापार का साझेदार या मध्यस्थ को ही ये लोग मित्र कहते हैं। देखिए प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का, मैंने आपको बताया ना, तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था। प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जिसके द्वारा ये लोग व्यापार अपना करते थे, और उसी को कहा जाता था मित्र। तो ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आपसे पूछा जाता है भोटिया जनजाति में मित्र क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यापार से संबंधित एक मध्यस्थ हो जाएगा। ऐसे करके भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए सुजली मुजली। सुजली मुजली क्या है? सुजली मुजली भूटांतिक व तिब्बती व्यापारियों के बीच मित्रता स्थापित करने की एक रस्म होती थी। सुजली मुजली ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। मुझे लगता है आपको ये एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो सुजली मुजली क्या है? भूटांतिक व तिब्बती व्यापारी के बीच मित्रता स्थापित करने की एक रस्म है। अब देखिए इसमें होता क्या था? इस रस्म के तहत एक ही प्याले में पहले तिब्बत, जैसे एक प्याला होगा, उस प्याले में मदिरा रखी जाएगी। देखिए पहले तो तिब्बती जो मध्यस्थ होगा मदिरा का घूंट लेता था, उसके बाद जो भूटांतिक व्यापारी होगा वो भी उसी प्याले में से मदिरा का एक घूंट लेगा। और देखिए तिब्बती मध्यस्थ को एक सफेद रुमाल भी देगा। कौन? भूटांतिक जो रहेगा। देखिए पहले क्या होगा? एक शराब का प्याला रहेगा, उस प्याले में से सबसे पहले जो तिब्बती मध्यस्थ होगा वो एक घूंट लेगा, उसके बाद जो भूटांतिक व्यापारी होगा वो एक घूंट लेगा, और भूटांतिक व्यापारी एक सफेद रुमाल देगा। किसको? जो तिब्बती जो मध्यस्थ होगा उसको एक सफेद रुमाल देगा। और इसके बाद एक व्यापार का शर्तनामा लिखा जाएगा, और वही शर्तनामा गमग्याप कहलाता था। तो ये दो प्रकार से होता था, एक तो शराब के रूप में, और दूसरा जो पत्थर वाला आपको मैंने बताया, जैसे कि पत्थर के दो टुकड़े किए जाएंगे, तो इसमें कुछ उन्होंने अपनी पद्धतियां बना रखी थी। तो बस आपको याद रखना है सुजली मुजली क्या है? भूटांतिक व तिब्बती व्यापारियों के बीच मित्रता स्थापित करने की रस्म। बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। बाकी जो कहानी मैंने आपको बताई वो तो आपके जानने के लिए बताइए कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है करके। लेकिन जो सुजली मुजली है वो इनकी भूटांतिक व तिब्बती व्यापारियों के बीच मित्रता स्थापित करने की एक रस्म होती थी। फिर देखिए 1962 में तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाने के कारण यह व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब देखिए 1962 में क्या होता है? तिब्बत वाले क्षेत्र पर चीन का अधिकार हो गया, और चीन के अधिकार के साथ साथ जो व्यापार वर्षों से चला आ रहा था तिब्बती और भूटांतिकों के बीच में वो समाप्त हो जाता है चीन के अधिकार के साथ ही। हालांकि 1992 में इस व्यापार को पुनः से जैसे कि पहले चला आ रहा था पुनः से इसको चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका था। 1992 में ऐसे प्रयास किए गए थे। हालांकि एग्जाम में देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए कि भूटांतिकों का तिब्बत से व्यापार कब समाप्त हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1962 में। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए इनके लोकगीत की हम बात कर लेते हैं। इनके लोकगीत हैं तुबेरा, बाज्यू और तिमली। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि तुबेरा क्या है। तुबेरा एक रसिया जैसा गीत होता है, रसिया जैसा एक गीत होता है। बाजू क्या है? वीर रस प्रधान गीत होता है। और तिमली क्या है? सामाजिक विषय पर ये गीत होता है। हो सकता है दोस्तों थोड़ा डीप पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि भोटियाओं में जो तिमली जो लोकगीत है वो किस प्रकार का गीत है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक विषय पर एक गीत है। और बाजू कैसा गीत है? वीर रस प्रधान गीत है। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद देखिए इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है कि हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़का। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए इनके व्यवसाय की हम लोग बात करते हैं। व्यवसाय देखिए कृषि, पशुपालन, व्यापार और ऊनी दस्तकारी। इनका ऊनी दस्तकारी में जैसे क्या आ जाएगा? धन हो गए, चटाई हो गए, जो शॉल हो गए,
कंबल हो गए, इनका जो मुख्य इनका व्यवसाय है, मुख्यतः तो इनका व्यापारी हुआ करता था पहले, लेकिन वर्तमान में तो व्यापारी लोग तिब्बत से तो करते नहीं है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं, अभी भी हम लोग देखने को मिल जाते हैं जड़ी बूटियों के साथ जम्बू गदराइन लेते हुए आते हैं भोटिया लोग, आपने देखे होंगे। और कृषि पशुपालन तो ये लोग करते ही करते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, भोटिया पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्मकाल में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ये तो देखिए पहाड़, जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं वहाँ तो सीढ़ी नुमा खेती ही संभव हो सकती है, क्योंकि वहाँ मैदान तो होता नहीं है। तो सीढ़ी नुमा खेती, जो पहाड़ों में जो क्षेत्र में कहीं पर भी कोई लोग रह रहे हो, सीढ़ी नुमा खेती ही करते हैं। फिर देखिए, भोटिया झूम प्रणाली की तरह काटिल विधि से वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काटिल विधि से खेती कौन सी जनजाति करती है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए प्रश्न रहेगा। झूम प्रणाली की तरह ही एक विधि होती है, झूम प्रणाली से मिलती जुलती एक विधि रहती है जिसको काटिल विधि कहा जाता है। तो काटिल विधि से कौन सी जनजाति खेती के लिए अपनी एक भूमि तैयार करती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। या काटिल विधि से कौन सी जनजाति भूमि तैयार करती है या खेती करती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। उसके बाद देखिए, भेड़, बकरी, जीबू। जीबू देखिए गाय की भांति एक जानवर है। देखिए यहाँ पर से कुछ थोड़ा सा अलग आपको नाम देखने को मिलता है, जीबू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि ये मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद किसी एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि जीबू जो है वो किस जनजाति का पालतू जानवर है। तो ऐसे करके भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है भोटिया जनजाति में। तो देखिए, भेड़ बकरी तो आपसे पूछेगा नहीं, सीधी सी बात है। पूछेगा तो आपसे जीबू पूछेगा। गाय की भांति एक जानवर होता है जिसको भोटिया जनजाति पालती है। देखिए कहीं कहीं पर ना झब्बू भी लिखा हुआ है, तो ये आप इसको भी याद कर लीजिए, झब्बू और जीबू। तो ये झब्बू और जीबू जो हो जाएंगे वो भोटिया जनजाति के ही पालतू जानवर हैं। तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण रखता है जीबू आने वाले एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए, छापड़ा। छापड़ा क्या है? छापड़ा एक भोटियों की उपाधि के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, छापड़ा। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, छापड़ा उपाधि का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। उसके बाद देखिए, शब्द आता है कुंच। कुंच क्या है? भोटियों की सामूहिक यात्रा। देखिए जब भोटिया जब समूह में जब यात्रा करते हैं ना, तो इस सामूहिक यात्रा को ये लोग कहते हैं कुंच। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न बनेगा कि किस जनजाति की सामूहिक यात्रा को कुंच कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। उसके बाद देखिए, एक इनकी प्रथा आती है धुआंकर प्रथा। धुआंकर प्रथा क्या है? एक ये व्यापार की प्रथा है। ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि धुआंकर प्रथा व्यापार की किस जनजाति में पाई जाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति में। चलिए ठीक है, आज तो मैं भी थक गया हूँ दोस्तों बोलते बोलते। चलिए ठीक। फिर देखिए, पुरा ग्रंथों एवं अभिलेखों में भोटियाओं को सौका शब्द से ही संबोधित किया जाता है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, वैसे भी ये मौत का महीना चल रहा है। तबीयत इस समय सभी की ख़राब है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए और बाहर कम निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में ही रहिए, क्योंकि इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौत बहुत सस्ती हो गई इस टाइम पे। अगर किसी की मृत्यु हो भी रही है तो कोई व्यक्ति उस पर शोक तक इसमें व्यक्त नहीं कर रहा है। हर किसी को अपने ही पड़ी, मतलब अपनी जान बच जाए बस इस समय, तो वही काफ़ी है। तो घर पर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा से जितना भी आप हो सके सतर्क रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं भी अभी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ, बस 1 या 2% थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ। चलिए ठीक। तो देखिए, पूरा ग्रंथों एवं अभिलेखों में भोटियाओं को सौका शब्द से ही संबोधित किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि पूरा ग्रंथों एवं अभिलेखों में, प्राचीन ग्रंथों हम लोग कह सकते हैं, पूरा ग्रंथों हम लोग कह सकते हैं, पूरा ग्रंथों या प्राचीन अभिलेखों में भोटियाओं को किस शब्द से संबोधित किया जाता था या जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सौका। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न आ गया है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, भोटिया या भोट शब्द संभवतः किनकी देन है? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं भोटिया ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शब्द दिया किसने ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो भोटिया या भोट शब्द संभवतः देन है एटकिंसन व शेरिंग। ये जो इतिहासकार हैं एटकिंसन और शेरिंग, इन्हीं की यह देन है भोटिया शब्द। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का ये। तो भोटिया या भोट शब्द, शायद आपने अभी तक ये प्रश्न पढ़ा ही नहीं होगा। अभी तक जित आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रश्न पढ़ा ही नहीं होगा। भोटिया या भोट शब्द किसकी देन है? तो एटकिंसन या शेरिंग की यह देन है। फिर देखिए, भोटिया एक भ्रमणकारी जनजाति है। जैसे कि ये भ्रमण करते रहते हैं, कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में। जैसे शीतकाल रहेगा, शीतकाल में ये लोग मैदानी जो जो महा हिमालय क्षेत्र होता है ना, उससे थोड़ी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि महा हिमालय क्षेत्रों में शीतकाल में तो बहुत ठंड पड़ती है। जैसे ही ग्रीष्मकाल शुरू होता है तो ग्रीष्मकाल में ये लोग फिर से कहाँ चले जाते हैं? जो इनके पर्वतीय क्षेत्र महा हिमालय क्षेत्र होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भ्रमणकारी जनजाति है, भ्रमण करती रहती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए भूटांतिक स्वयं को हिंदू मानते हैं, जबकि हिंदू वर्ण व्यवस्था में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि कौन सी जनजाति स्वयं को हिंदू तो मानती है लेकिन उनको हिंदू वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी? भोटिया जनजाति। फिर देखिए इनके कुछ संस्कार हैं, भूमो, प्रस्यावोमो, बुढ़ानी संस्कार, ये किस में पाए जाते हैं? तो ये हैं भोटिया जनजाति के संस्कार हैं या प्रथाएं हैं, हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा परस्यावोमो प्रथा या संस्कार किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है भोटिया में। बुढ़ानी, भूमो, ये किससे संबंधित है? सब भोटिया से संबंधित है। उसके बाद देखिए एक आता सभा कोमो क्या है? ये उत्सव है भोटियाओं का। तो ये ऐसे प्रश्न काफी बनते रहते हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। सभा कोमो क्या हो जाएगा? भोटियाओं का एक उत्सव हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, भूमो, परिस्यावो, बुढ़ानी संस्कार, ये सब सौ का, जो भोटियाओं में जो सौ का इनकी उपजाति होती है, ये सब उनमें इनमें प्रचलन हमको देखने को मिलता है। किसमें? सौका में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक आती है भोटियों की जाड़ उपजाति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। विगत वर्षों के जो एग्जाम हो चुके हैं वहाँ हमको देखने को मिल चुके हैं, और आने वाले जो एग्जाम है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए जाड़ उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में रहते हैं, जैसे कि, तो ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, जैसे कि भागीरथी घाटी है, उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी, नीलंगौर, वहाँ पर कुछ गांव हैं, वहाँ पर जो जाड़ जनजाति है उनका निवास स्थान है। इनका अगर मैं बात करता हूँ जाड़ जनजाति, इनकी इनका अगर मूल गांव की हम लोग बात करते हैं तो इनका मूल गांव कहाँ है? जादूंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। जादूंग किनका मूल गांव है? जादूंग किसका मूल गांव है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जाड़ों का। जाड़ों का मूल गांव क्या है? जादूंग। और इस जादूंग गांव के पास एक जनक ताल भी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनक ताल कहाँ पर है? जादूंग गांव के पास ही है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए जाड़ स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम आ भी चुका है कि जनक का वंशज स्वयं को कौन से जनजाति मानती है? तो जाड़। ये भोटियों की एक उपजाति है, ये यही अपने आप को राजा जो जनक हैं उनका वंशज मानती है। उसके बाद देखिए जाड़ में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। फिर देखिए इनमें पुत्र व पुत्री को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होता है। जो पुत्र होगा, पुत्री होगी, पिता की जो संपत्ति होगी उस पर समान अधिकार इनको प्राप्त होगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जनजाति में या किस उपजाति को पिता की संपत्ति पर, किस उपजाति में पुत्र व पुत्री को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति में। अब विघटित परिवार व्यवस्था क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विघटित परिवार व्यवस्था ये होती है जब पुत्र बड़ा होता है, बड़े होने पर उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विघटित परिवार व्यवस्था। चलिए ठीक है। फिर देखिए पुत्र व पुत्री को पिता की संपत्ति पर अधिकार किस जनजाति में हमको देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है जाड़ जनजाति में। जो जाड़ होते हैं ना, ये बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम आपसे प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति पूर्णतः बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं? तो ये होते हैं जाड़। चलिए ठीक। भोटिया जनजाति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको ये बताया था, कुछ भोटिया तो अपने आप को हिंदू मानते हैं लेकिन कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हैं बौद्ध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर से देखिए जाड़ जो हैं वो अपने आप को बौद्ध धर्मानुयायी मानते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जाड़ों में ही एक लामा शब्द का प्रयोग होता है। लामा क्या होते हैं? तो ब्राह्मण का जो कर्म करते हैं ना जाड़ जनजाति में, उन्हीं को लामा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि लामा किस जनजाति में देखने को मिलते हैं या लामा किस जनजाति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जाड़ जनजाति में। और लामा का कार्य क्या रहेगा? ब्राह्मण का जो कर्म करेंगे, ब्राह्मण का जो कार्य करेंगे, वही लामा कहलाते हैं। जाड़ जनजाति की भाषा क्या रहेगी? रोम्बा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी चुका है दोस्तों कई बार एग्जाम में कि रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो ये है जाड़ जनजाति की भाषा। तिब्बती भाषा की काफी निकट है ये, तिब्बती भाषा की काफी निकट है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है जाड़ों की जो भाषा है रोम्बा है वो किस भाषा के सर्वाधिक निकट है? तो ये है तिब्बती भाषा के। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग जाड़ों के परिधान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पुरुष परिधान, जो जाड़ जनजाति है उसके जो पुरुष हैं उनके हम लोग वस्त्र की बात कर लेते हैं, परिधान की बात कर लेते हैं। तो देखिए घुटनों तक का चोगा जिसे ये लोग वपकन कहते हैं, और जूता जिसको ये लोग पैंतुरान कहते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा वपकन या पैंतुरान किसके परिधान है? तो ये है भोटिया जनजाति में पुरुषों के। उसके बाद देखिए स्त्री की हम लोग बात करते हैं, इनमें जो महिलाएं हैं उनके क्या परिधान है? तो देखिए पांव तक का चोगा जिसे कौलक कहते हैं, और केरक कमर पर बांधने वाला एक कपड़ा होता है। तो कौलक और केरक क्या है? ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा, कौलक व केरक क्या है? आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपके सामने ऑप्शन होंगे, परिधान है, इनके उत्सव हैं, इनकी उपजातियां हैं, इनके भोज्य पदार्थ हैं, ऐसे ही प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तो कौलक व केरक क्या है? भोटिया जनजाति के परिधान हैं।
चलिए ठीक है। उसके बाद इनके त्यौहार की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए लोहसर जो कि बसंत पंचमी को मनाया जाता है, और जो सूरगेन है वो भाद्र माह में मनाया जाता है। तो ये इनके त्यौहार है, किसके, जाट जनजाति के हैं। देखिए कहीं भोटिया मत कराना एग्जाम में, ये वपकन हो गया, पैंतुड़ान हो गया। हाँ, अगर एग्जाम में आपको जाट ऑप्शन में नहीं मिलता है, अगर भोटिया मिलता है, तब आप लोग अगर पूछा जाए कि कौलक व केरक किनके परिधान है, या लोहसर व सूरगेन किनके परिधान है, तो जाड़ नहीं मिलता है तो आपको भोटिया करके आना है, क्योंकि भोटिया की एक उपजाति है। चलिए ठीक है। हालांकि भोटिया ही आएगा नहीं ऑप्शन में, जाड़ ही आएगा, क्योंकि क्योंकि जो एक उपजाति है जाड़, उसी के ये परिधान हैं, उसी के ये त्यौहार हैं, तो जाड़ अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए लोहसर बहुत महत्वपूर्ण है, सूरगेन बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो लोहसर और सूरगेन, लोहसर कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी को, और सूरगेन भाद्र माह के 20वें दिन ये मनाया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जाट जनजाति का समाज 3 वर्गों में विभक्त है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कि जाट जनजाति का समाज कितने वर्गों में विभक्त है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 वर्गों में ये विभक्त है। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुछ परिधान और मिलते हैं हमको यहाँ पर, रंडगा, और देखिए यहाँ पर एक है खक्स, खक्सर खसी, चौबंदी परिधान ये किसके हैं, सौका पुरुषों के परिधान हैं, चुंड, और देखिए जूंजड़ परिधान किसके हैं, सौका महिलाओं के परिधान है। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न इग्नोर करने वाले प्रश्न नहीं है, कहीं आप लोग नॉर्मल से इन प्रश्नों को समझ रहे हो। ऐसे ही प्रश्न जब एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ना, तब सोचते हैं यार काश उस समय मैंने पढ़ लिया होता। तो रणगा हो, खक्सर खक्सर खसी, चौबंदी, चुंड, ज्यू, जड़ परिधान हो किसके हैं, सब ये सौका, ये सौका देखिए यहाँ पर सौका है, यहाँ पर आपको जाड़ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सौका करना है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति मिलती है, ये स्वयं को इस क्षेत्र का मूल निवासी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, राठी नामक जनजाति हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये मिलती है पौड़ी के पर्वतीय भागों में, और ये स्वयं को इस क्षेत्र का मूल निवासी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर से एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, राठी स्वयं को क्या कहते हैं, राठी स्वयं को कहते हैं पविल्या या क्षत्रिय। पविल्य बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा राठी स्वयं को क्या कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं स्वयं को पविल्या या फिर क्षत्रिय। कौन, राठी। चलिए ठीक है। भोटियाओं की ये एक उपजाति ही इन्हें माना जाता है, राठियों को, राठी जो जनजाति है, इसको भोटिया की ही एक उपजाति माना जाता है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, ये तो आपको नोट करा ही चुका हूँ, भोटिया। भोटिया जनजाति तिब्बत व मंगोलों का मिश्रित रूप है, ये भी आपको लिखा ही चुका हूँ, दोबारा दोबारा ये लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए भोटिया ऋतु प्रवास वाली जनजाति है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मैंने आपको लिखवाया था भ्रमणकारी, एक यहाँ पर नोट कर लीजिए ऋतु प्रवास वाली जनजाति। ऋतु प्रवास मतलब जैसे कि जाड़ा आता है तो ये लोग निचले वाले क्षेत्रों पर आ जाते हैं हिमालय से, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है ये नीचे वाले क्षेत्रों, निचले हिमालय क्षेत्रों से ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में ये लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास और साथ साथ में भ्रमणकारी जनजाति है। फिर देखिए कंडाली उत्सव को किरजी उत्सव भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोट करवा दूंगा तो नोट कर लीजिए। कंडाली उत्सव को ही किरजी उत्सव कहते हैं, जो कि 12वें वर्ष मनाया जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए नुकटंग देवी की पूजा करते हैं, ये एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है, अच्छा खासा प्रश्न है, नोट कर लेंगे। नुकटंग देवी की पूजा कौन करते हैं, रंगया रंड समुदाय। यहाँ पर देखिए इस शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर मैंने किया, रंड समुदाय या रंग समुदाय। तो नुकटंग देवी आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है ये। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए पशुओं व वनस्पतियों को टोटम के रूप में कौन पूछते हैं, तो ये पूछते हैं राठ जनजाति। जो राठ जनजाति है वो पशुओं व वनस्पतियों को टोटम के रूप में पूछती है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए जोजड़ एक विवाह विच्छेद की प्रथा देखने को मिलती है, वो किसमें देखने को मिलती है, सौका जनजाति में। कौन सी, जोजड़। जोजड़ क्या है, विवाह विच्छेद की एक प्रथा है, यानी कि तलाक की प्रथा है, वो हमको किसमें देखने को मिलती है, सौका जनजाति में देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं भोटिया जाति को जनजाति कब घोषित किया गया था, 1967 में, नोट कर लेंगे। 1967 में जितनी भी जनजातियां मैंने आपको पढ़ा दी, सबको 1967 में ही जनजाति घोषित किया गया है, तो नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए कुथलिया बोरा, बाहाती चाहंग, गोरखा, इनको पिछड़ी जाति कब घोषित किया गया, एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है प्रश्न। तो 15 नवंबर 2003 को कुथलिया बोरा, बाहाती चाहंग और गोरखा को पिछड़ी जाति घोषित किया गया। कब, 15 नवंबर 2003। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद देखिए सर्वाधिक जौनसारी जनजाति कहाँ रहती है। थोड़ा सा हम लोग ये जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी के रूप में रहती है। तो यहाँ से ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सब आपको नोट करवाता हूँ एक ही पेज में। देखिए सर्वाधिक जौनसारी जनजाति कहाँ रहती है, देहरादून में, लगभग 95%। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक जौनसारी जनजाति का प्रतिशत कहाँ देखने को मिलता है, तो वो देहरादून में। सर्वाधिक थारू जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, उधम सिंह नगर में, बिल्कुल 90%। सर्वाधिक बोक्सा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। अगर नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी हम लोग छांटे तो सर्वाधिक उधम सिंह नगर में, और देहरादून में 32% देखने को मिलती है, और नैनीताल और उधम सिंह नगर में 61% हमको देखने को मिलती है। सर्वाधिक भोटिया जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक राजी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है, पिथौरागढ़ में। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आपको याद रखने हैं। अगर हम लोग एक बार इनको मैप के माध्यम से समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, क्योंकि आज समाप्ति है हमारा जनजातियाँ। तो एक बार इनको हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन आता है, जौनसारी। देहरादून वाला क्षेत्र कौन सा रह जाएगा, ये वाला क्षेत्र देहरादून का रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति रहेगी, जौनसारी जनजाति। उसके बाद आती थारू जनजाति। थारू कहाँ पर रहेगी, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर कहाँ है, यहाँ पर। थारू जनजाति यहाँ पर आ गई। उसके बाद आती बोक्सा। बोक्सा कहाँ पर आएगी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। देखिए नैनीताल ये है, नैनीताल हमारा ये है, यहाँ पर चंपावत आएगा ऐसे करके, और ये हमारा नैनीताल है। तो देखिए नैनीताल और उधम सिंह नगर में, अगर नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी हम लोग छांटें तो सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी, उधम सिंह नगर में। लेकिन संयुक्त रूप से नैनीताल व उधम सिंह नगर में सर्वाधिक रूप से हमको देखने को मिलती है। भोटिया सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, भोटिया सर्वाधिक हमको पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है, भोटिया। चलिए ठीक है। और राजी, राजी भी सर्वाधिक हमको कहाँ देखने को मिलती है, पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखिए सारी जनजातियां कुल मिलाकर इन्हीं क्षेत्रों पर निवास करती है अधिकांश रूप से। वैसे तो भोटिया देखिए उत्तरकाशी में भी है, चमोली में भी है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा है वो पिथौरागढ़ में है। तो एक मैप के माध्यम से अपने दिमाग में इन चीज़ों को रख लीजिए, आप इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए ठीक। फिर देखिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में भूटांतिकों की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है। क्योंकि देखिए 1962 से पहले जब तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था, उससे पहले ये लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। तो इस प्रकार से इनको कहा जाता है कि सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में भूटांतिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलाने में किस जनजाति की भूमिका प्रशंसनीय रही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भोटिया की। चलिए ठीक है। फिर देखिए दरिया, दुसाले, कंबल, दन, चटाइयाँ, ये कौन सी जनजाति बनाती है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन भी चुका है कि दरिया, दुसाले, गरम शॉल हो गई, कंबल हो गए, दन हो गए। दन क्या होते हैं, बिछाने वाले कालीन टाइप के होते हैं, तो उनको दन बोलते हैं। तो वो सब कौन सी जनजाति बनाती है, ये भोटिया जनजाति ही बनाती है। क्योंकि देखिए ये लोग भेड़ का पालन अत्यधिक करते हैं, तो ऊन की तो इनके पास कमी रहती नहीं है। तो ऐसे जो दस्तकारी उद्योग हम बोल सकते हैं इनको, तो दस्तकारी उद्योग में भी भोटिया जनजाति लगी हुई है। उसके बाद देखिए त्यूखी परिधान किसका है। त्यूखी परिधान किसका है, राठी जनजाति का। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तक राठी जनजाति का हमने कोई परिधान नहीं पढ़ा है, तो नोट कर लेंगे त्यूखी परिधान किसका रहेगा, राठी जनजाति का। उसके बाद देखिए फूया बेल कुर्ता। फूया बेल कुर्ता कौन सी जनजाति पहनती है, भोटिया जनजाति पहनती है, इसको भी नोट कर लेंगे। एक आता है जंगू लोकगीत। जंगू लोकगीत, जंगू लोकगीत किसका है, जौनसारी का। कुछ प्रश्न एक दो छूट गए थे, उनको नोट कर लेंगे यहाँ पर। जंगू लोकगीत किसका है, जौनसारी का। चलिए ठीक है। एक आता है गाती परिधान। गाती परिधान किसका है, राठी जो महिलाएं होती हैं उनका ही एक परिधान है, जिसको गाती बोलते हैं। तो गाती और त्यूखी परिधान ये किसके हो जाएंगे, राठी जनजाति के। उसके बाद देखिए मैंने आपको जब थारू जनजाति में आपको पढ़ा रहा था, तो जहाँ पर से मैं उनकी न्याय व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर एक महतो शब्द का मैंने प्रयोग किया था। तो देखिए महतो हुई को हुई चौधरी भी कहीं कहीं पर कहा गया है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि जो चौधरी, जो न्याय से संबंधित चौधरी शब्द है, वो किस जनजाति में हमको देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति में। थारू जनजाति में हमको क्या देखने को मिलता है, जो महतो है उसके लिए कहीं कहीं किसी किसी किताब में चौधरी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस जनजाति की पंचायत में या न्याय व्यवस्था में चौधरी शब्द का या फिर चौधरी नामक एक पद देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखी हुई है बोक्सा जनजाति के बारे में। बोक्सा जनजाति में क्या होता है, मिट्टी और गोबर से पुताई कर कर दीवारों पर रंगीन पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। तो ऐसी प्रथा किसमें देखने को मिलती है, बोक्सा जनजाति में। दीवारों पर मिट्टी और गोबर से पुताई करते हैं, तो ऐसी जो प्रथा है, रंगीन पक्षी बनाए जाते हैं, तो ऐसी जो प्रथा है हमको किसमें देखने को मिलती है, बोक्सा जनजाति में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज हमारी भोटिया जनजाति समाप्त हो गई है।
और आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, साथ में व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।